किसको बोलते हैं कि मान लो ये जो फेरिफेरल प्रोटीन है ना, फेरिफेरल प्रोटीन, ये फ्लिप मार के इस लेयर में आ जाए। सोचो अगर ऐसा होने लगेगा, अगर ऐसा हो, या फिर इंटीग्रेटेड प्रोटीन है, ये फ्लिप मार के कहीं और चला जाए, मूव कर जाए, जंप कर जाए, एक लेयर से दूसरे लेयर में जंपिंग चले, क्या ऐसे जंपिंग चलती है प्रोटीन्स की? नहीं चलती। फेरिफेरल प्रोटीन इस लेयर पे जो है वो इसी लेयर पे रहेगा, इस लेयर पे जो है वो इसी लेयर पे रहेगा, ठीक है ना। तो प्रोटीन में कोई फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होती। अगर ऐसा होने लगा तो सोचो ट्रांसपोर्टेशन में कितनी दिक्कत आ जाएगी, है कि नहीं, ठीक है। और जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स लिपिड्स रेयरली फ्लिप फ्लॉप करते हैं। मतलब लिपिड कैसे लगे हैं, ऊपर हेड लगा है, नीचे टेल लगा है, फिर इधर टेल लगा है और इधर हेड लगा है साइटोप्लाज्म की तरफ, पढ़ा था ना हमने। यहाँ टेल, यहाँ पे हेड है साइटोप्लाज्म की तरफ, टेल है, ऊपर हेड है और इधर टेल है, ऐसे लगा हुआ है। फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या है कि ये वाला जो लिपिड ऊपर वाला लेयर का फ्लिप फ्लॉप करके नीचे वाले लेयर में आ गया। तो ऐसा बहुत रेयरली होता है। अगर ऐसा मतलब मोस्टली अगर ऐसा होने लगा तो हमारी मेम्ब्रेन स्टेबल ही नहीं रहेगी, हमारी मेम्ब्रेन स्टेबल ही नहीं रहेगी, उसमें तो लेयर्स ही बदलती रहेंगी, लिपिड कभी इस लेयर से इस लेयर में, कभी इस लेयर से इस लेयर में, ठीक है ना। तो इसे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं, दिस इज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। और कोई कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन? ये तो एनसीईआरटी के डायग्राम पे बेस्ड था, ये जेनेटिक्स से था, सिंपल है ये तो। इतनी जेनेटिक्स तो आती है हमें, 10th में पढ़ी, इतनी तो आती है ना सबको। यस मैम। अब सारी लड़कियां एक्टिव हो जाओ, क्लास शुरू हो चुकी है भाई। जो बच्चे आज क्लास में नंदनी कह रही है वो एंटर नहीं कर पाई है, तो अभी राइट नाउ मैं क्लास में हूँ, मैंने थोड़ा सा देखा है, बट व्हाट कैन डू, बच्चों का टाइम वेस्ट होगा अगर इससे ज्यादा मैं उनपे काम करूंगी तो। बट आई हैव इन्फॉर्म द टीम, मे बी कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। ओके, नेक्स्ट इज इफ अ live earthworm is pricked with needle on its outer surface without damaging its gut, the fluid that comes out, क्या होगा? आंसर भी बताओ, रीजन भी बताओ, क्यों करके आए हो, क्या आंसर करके आए हो इसका? अरे बताओ लड़कियों, इतना सा नाटक क्यों है? तुम तो इतनी चहक वहक वाली लड़की हो एकदम, मैम हम तो बोलते रहते हैं इतने अच्छे से, ऐसे आज चुप्पी क्यों? क्या बात, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुख, कोई गंभीर समस्या लड़कियों की जिंदगी में? हाँ जी। अरे बाप रे, इतना सन्नाटा, इतने सन्नाटे से तो तुम मुझे दिन में डरा दोगे। भाई मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है इसमें, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग क्लियर? हाँ जी। अगर मेरा सब कुछ क्लियर है तो लड़कियों आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है मुझे? इसका बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, इफ अ लाइव अर्थवर्म इज pricked with needle on its outer surface without damaging, सुन रही है ना? तो फिर बच्चे इतने शांत क्यों हो गए आज? बड़े चहकते हो आप तो। मैं डरावनी लग रही हूँ क्या? Am I looking scary? नो मैम। नो मैम, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आज मैं बहुत एकदम भयानक लग रही हूँ। लड़कियां देख के डर गई हैं, खौफ से चुप हो गई हैं, समथिंग लाइक दैट। नो मैम। नो मैम। ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है तो थम्स अप, और आपके यस मैम नो मैम की आवाज तो मुझे सुनाई देती रहनी चाहिए, अदरवाइज मुझे पता नहीं लगेगा मेरे क्लास की लड़कियां मुझे सुन भी रही हैं कि नहीं है। ऑप्शन ए, तन्नू कह रही है ऑप्शन ए। नहीं तन्नू बेटा, ऑप्शन ए नहीं। न्यू स्टूडेंट तन्नू, मैम 44 का पूछ रहे हो ना आप? बिल्कुल 44 में पूछ रही हूँ। तन्नू कहनी नहीं मैम मैं तो मैम पुरानी बी। हूँ, बरसों पुरानी। बी, वेरी गुड साफिया, बी सिलोमिक फ्लूइड। हाँ जी निक्की, वेरी नाइस, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है, सही है। तो रीजन पता होगा क्यों है ऑप्शन बी, सब लड़कियों को पता है, नहीं तो एक बार मैं बता दूं। एनिमल किंगडम में याद करो हमने पढ़ा था ट्रूसिलोम कहां से आती है, ट्रूसिलोम कहां से आती है? हाँ जी वंशिका, बी बिल्कुल सही जवाब है, बी है। ट्रूसिलोम एनालीड से स्टार्ट हो रही थी, अर्थवोम में हमने पढ़ी थी ट्रूसिलोम होती है, ठीक है। तो अर्थवोम में जो फ्लूइड होता है वो कौन सा फ्लूइड होगा? सिलोमिक फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड होगा बेटा? सिलोमिक फ्लूइड। कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो तो वो डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज तो याद करने के क्वेश्चन थे इसमें। जैसे कि ये है क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51। हाँ मुझे ये था, किसने पूछा है? मैम साफिया। साफिया जी मैम ने हमने पूछा है। इसका सी किया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। कैसे किया सही है आपने? सी मैम। आपने हॉर्मोन्स पढ़ रखा था?
नो मैम, क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ा था, उसके बाद समझ के किया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं इस क्वेश्चन में बच्चों को बताई है बात रही हूँ। मेरे बैचेस में जब मैंने ये पेपर डिस्कस किया है, मैंने बच्चों ने मेरे को 51 क्वेश्चन ही पॉइंट आउट किया कि मैम 51 क्वेश्चन वो समथिंग न्यू हमने नहीं पढ़ा, तो या तो हमारा गलत हुआ या हम इसे स्किप करके आए हैं। वहां मैंने उनको एक बात बताई कि नीट की जो आपकी परीक्षा होगी, आपको क्या लगता है कि इतना लंबा चौड़ा बायो का 11वीं 12वीं का सिलेबस सब कुछ आपके दिमाग में याद रहेगा? क्या आपका दिमाग रोबोट है, ऐसा मानते हो आप? तो बच्चे बोले नहीं मैम, हम नहीं मानते ऐसा, हम मानते हैं हमारा इंसानी दिमाग है। हाँ, तो इंसानी दिमाग है तो आपको साइंटिफिक फैक्ट पता होगा कि हम चीजें भूलते हैं, और बिल्कुल भूलते हैं हम चीजें, ठीक है ना? तो इतने लंबे सिलेबस की चीजें हम ऑफकोर्स भूलेंगे। पेपर वाले दिन हो सकता है हम बहुत चीजें भूल जाएं, या फिर ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि इतना ह्यूज सिलेबस है, हो सकता है कुछ ना कुछ तो पढ़ना छूट ही जाए, और उसमें से अगर कुछ एग्जाम में आ गया तो हम क्या करेंगे? तो नीट एग्जाम चाहता क्या है आपसे? क्या नीट की ये परेशानी है कि वो इंसान को रोबोट में कन्वर्ट करना चाहता है? नहीं, नीट इंसान को रोबोट में नहीं कन्वर्ट करना चाहता, वो बस ये टेस्ट करना चाहता है कि ये जो बच्चा है प्यारा सा, ये क्या डॉक्टर बनने लायक है, क्या मुझे इसे डॉक्टरी वाली फील्ड में डाल देना चाहिए? इसलिए वो बहुत चीजें चेक करता है। 3 घंटे के पेपर में आपकी बहुत चीजें चेक होती हैं। प्रेशर टॉलरेट करने की कैपेसिटी, याद रखने की कैपेसिटी, चीजें समझी हुई है तो उनको अप्लाई करने की कैपेसिटी, और एक और कैपेसिटी आपकी चेक होती है कि कुछ चीजें अगर आपने नहीं पढ़ी तो क्या आप उनको दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हो, यानी कि आपकी कॉमन सेंस चेक होती है। इस सवाल को अगर किसी बच्चे को नहीं भी आता था तो जैसे साफिया करके आई हैं, वेरी नाइस साफिया, वेरी नाइस, ऐसे आप भी करके आ सकते थे। देखो यहाँ पे, देखो इस क्वेश्चन को, कितने बच्चों को क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं आता? आप लोग खुद इसका आंसर डिराइव करोगे। इट्स जस्ट फॉर प्रैक्टिस। आपके नीट के एग्जाम में भी ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे एंड यू हैव टू डील विद इट। हो सकता है आपको नहीं आते हो सकता है आपने नहीं पढ़े हो, स्टिल यू हैव टू ट्राई कि मैं कर सकती हूँ क्या, और हो जाएंगे क्वेश्चंस। देखें, ये जब आप क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन करने की कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं। एक स्ट्रेटेजी तो सिंपल है कि क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन देखे और ढूंढने लगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। एक तो ये स्ट्रेटेजी है। एक स्ट्रेटेजी आप क्वेश्चन नंबर 51 अटेम्प्ट करते हुए देखेंगे। अच्छा, मेरी क्लास का रूल क्या है? अभी तन्नू जी भाग के गई है। मेरी क्लास का रूल क्या है बच्चों? पुराने बच्चे बता देंगे फटाफट, अगर कोई नया है तो। बता के जाना होता है कि हम इस वजह से जा रहे हैं। वेरी नाइस, दिल जीत लिया साफिया आपने तो मेरा। और बाकी की लड़कियां? हाँ जी, आरजेड सागर का क्या नाम था, मैं फिर भूल गई, ये तो मेरा दिमाग बहुत भुलक्कड़ हो गया है। साबा परवीन। हाँ, साबा परवीन, ठीक है बेटा, सॉरी, अब तो पक्का याद रखूंगी। हाँ जी, बाकी की लड़कियां, परवीन और ये अंजलि और ये क्या नाम है? आप लोगों को नहीं पता मेरी क्लास का रूल? जाना है तो बता के जाना है, और मैम जब नाम ले तो क्या करना है? करना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है ना? तो जिन बच्चों को नहीं पता था उन्हें बता दिया होगा, प्यारे प्यारे बच्चों ने, तो सबने कान खोल के सुन लिया रूल। अब आ जाओ सवाल पे। देखो लिखा है, द थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द डैश स्टिमुलेट्स द डैश टू सिक्रीट द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैं मान के चल रही हूँ ये सवाल आप लोगों को नहीं आता और आप ही लोग आंसर करोगे, मैं नहीं करने वाली, साफिया को छोड़ के। साफिया तो ऑलरेडी डन है इस कॉन्सेप्ट के साथ, एक कदम आगे चल रही है साफिया आप लोगों से। अब देखें बाकी की लड़कियां सुने। देखो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, आपको नहीं पता कि 1 में क्या है, लेकिन आपको इतना तो समझ आ रहा है लाइन पढ़ के कि टीआरएच कोई हार्मोन है जो किसी 1 से निकल रहा है, किसी 2 को स्टिमुलेट कर रहा है, 2 को स्टिमुलेट करके एक टीएसएच रिलीज करवा रहा है। फिर वो टीएसएच थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और थायरोक्सिन रिलीज करवाता है। हमें क्वेश्चन को पढ़ के इतना तो समझ में आ रहा है ना? इतना समझ में हमें। अब एक बात बताओ, ऊपर की स्टेटमेंट आपने समझ ली, इतनी समझ में आ गई। नीता चौहान, मैंने भी ऑप्शन सी किया है। वेरी नाइस नीता, वेरी नाइस। मतलब ये वो बच्चे हैं जो ये गैस कर पा रहे हैं। गैस भी करना आना चाहिए आपको, लेकिन गैस तुक्का नहीं, गैस एडुकेटेड गैस। अब देखना आप अगली लाइन पढ़ो, ए डैश अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन इन द ब्लड। आप खुद दिमाग लगा के सोचो कि थर्ड वाले में क्या आएगा। मेरे पास ऑप्शन ए में थर्ड में लो लिखा है, ऑप्शन बी के अंदर थर्ड में मेरे पास लेसर लिखा है, ऑप्शन सी में थर्ड में मेरे पास हाई लिखा है, ऑप्शन डी में थर्ड में मेरे पास फिर हाई लिखा है। ठीक है, अब हमें चुनना है। थर्ड को चुनना आसान है, क्यों? फर्स्ट और सेकंड तो हम तभी बता सकते हैं जब हमने पढ़ रखा हो, हमें याद हो, ठीक है ना, कि भाई कौन से ग्लैंड से ये हार्मोन निकल रहे हैं। लेट्स सपोज हमें नहीं पता, हमें याद नहीं है, लेकिन ऊपर के स्टेटमेंट पढ़ के हमें इतना समझ आ रहा है कि इस प्रोसेस में जो भी हो रहा है, फाइनली थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो रहा है और थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा है। मतलब थायरोक्सिन हार्मोन ब्लड में रिलीज हुआ है। तो अगली स्टेटमेंट में मुझे क्या बोलना चाहिए? ए हाई अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन कि ए लो अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन?
अगर पहली स्टेटमेंट में जस्ट मैं बोल के चुकी हूं कि थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हुआ है और उससे थायरोक्सिन रिलीज हुआ है, तो अगली स्टेटमेंट में मुझे क्या बोलना चाहिए, ए हाई अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन या फिर ए लो अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन? मैम हाई। हाई, ठीक है। I just write down the name of the student who just left the class. Okay, हाई गैस कर पाए ना आप, हाई अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन। तो यहां से हमारे पास दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। हमारे पास दो, ये तो बच्चे जो लेट आते हैं जाते हैं ना, मेरा बहुत ध्यान डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आई एम जस्ट नॉट लुकिंग टुवर्ड्स देम। यहाँ पे आपकी 50-50 वाली लाइफलाइन यूज हो गई। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपने एलिमिनेट कर दिए और आपके पास बच गया ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, क्योंकि आपने गैस कर लिया कि थायराइड ग्लैंड ने थायरोक्सिन बनाया है तो ब्लड में हाई अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन हुआ होगा। ठीक है, अगर अब आपको सी और डी में चुनना है कि सही आंसर कौन है, तो थोड़ा सा और पढ़ो स्टेटमेंट को। ए हाई अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन इन द ब्लड एक्सर्ट्स डैश इफेक्ट, मान लो आपको नहीं पता कैसा इफेक्ट, ऑन डैश, आपको नहीं पता वन क्या है, सो दैट डैश TRH and TSH are produced. This eventually results in a dash in thyroxine. It is called dash feedback control. यहाँ पे आप गैस करने के लिए ऑप्शन 4, 5, 6, 7 ये जो लिखा है ना सी और डी में, इनको आप पढ़ो तो आप देखोगे कि एक सी वाले में नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल की बात हो रही है और डी में पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल की बात हो रही है। अब आपको इन दोनों में से एक चुनना है, तो आपका इतना दिमाग लगना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए बोलते हैं कंसेप्ट पे काम करो। अगर किसी बच्चे ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं तो वो इतना जानता होगा कि जब हमारे ब्लड में कोई भी चीज की लेवल ज्यादा होती है तो हमें सिग्नल मिलता है, हमेरी बॉडी जो है खुद सिग्नल देती है कि ब्लड में उसकी मात्रा कम हो जाए। आज मेरे को शुगर नहीं है, आपको शुगर नहीं है, भगवान की दया से कभी हो भी ना। जिनको शुगर होता है, जिनको डायबिटीज मिलेटस होता है, उनमें क्या है, ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा होता है। ठीक है, ब्लड में शुगर, अच्छा नहीं सॉरी, ऐसे समझे कि आपको और मेरे को शुगर नहीं है तो क्या आपको और मेरे ब्लड में कभी शुगर ज्यादा नहीं होती? ऑफ कोर्स आप मीठा खाओ और उसके बाद शुगर टेस्ट करो, आपके ब्लड में शुगर ज्यादा आएगी। लेकिन आपको डायबिटीज नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके ब्लड में जब शुगर ज्यादा होती है ना, तो होता क्या है, ब्लड के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं बॉडी में, जिस ग्लैंड को शुगर कंट्रोल करनी होती है उस ग्लैंड को चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, भाई शुगर बहुत ज्यादा हो गई है, कुछ भेज इसे कम करने के लिए। तो फिर वो जो ग्लैंड है पैनक्रियाज, वो भेजता है इंसुलिन और शुगर कम हो जाती है। और वहीं अगर शुगर का लेवल कम होता है तो ब्लड में से चिल्ला चिल्ला के आवाज जाती है, भाई बहुत कमी हो गई शुगर की, कुछ भेज शुगर को लेवल बढ़ाने के लिए। तो फिर वो पैनक्रियाज ग्लूकागन भेजता है। ठीक है, तो थायरोक्सिन यहाँ पे आपने ही बोला कि मैडम हाई, थायरोक्सिन का लेवल ब्लड में हाई हुआ है, तो ब्लड चिल्ला चिल्ला के क्या बोलेगा, किसी को भी बोले, पैनक्रियाज को बोले, फलाना को बोले, ढिमकाना को बोले, आपको नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है ना कि वो बोलेगा क्या। वो बोलेगा तो यही ना कि भाई ब्लड में बहुत ज्यादा थायरोक्सिन हो गया, कुछ भेज कम करने के लिए, है ना? हाँ या ना बोल दो लड़की। यस मैम। बस अंजलि और ये क्या नाम है लड़की का, क्या नाम है, साहुमा बेटा, मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ आपका? मैम शानुमा। शानुमा सॉरी आई मिस दैट एन। हाँ जी, इट्स ओके तो ये मैम। बस एक दो लड़कियां ही रिस्पॉन्ड कर रही हैं, बाकियों को नहीं समझ में आ रहा कि ब्लड चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि थायरोक्सिन मेरे ब्लड में ज्यादा है, कुछ भेजो भाई कम करने के लिए। माइंड अगर इतना गैस कर लिया ना, इतना माइंड ने गैस कर लिया तो आप इसका आंसर कर दोगे। यू विल गैस कि यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक में से नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल आएगा। नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल उसे ही बोलते हैं जब ब्लड में से चिल्ला चिल्ला के आवाज जाती है ग्लैंड्स को कि कुछ भेजो, लेवल कम करना है, इसकी मात्रा घटानी है, नेगेटिव में लेके जाना है। दैट्स कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। तो ये बताने में मुझे इतनी देर लगी है, लेकिन जिसके दिमाग चल रहा है ना पेपर के टाइम पे, उसे 1 से 2 मिनट लगेगा और वो सॉल्व कर देगा। ठीक है, समझ आ रहा है? यस यस ओके ओके ओके, जस्ट यस मैम। अभी हम आज का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। और क्या पढ़ना था आज हमें बताएंगे आप लोग? मैम बायोमोलिक्यूल चैप्टर। मैम बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स में आज हमें क्या पढ़ना है? यस मैम। चल रहा था। बायोमोलिक्यूल्स का लास्ट टॉपिक बच रहा है।
मैं आप लोगों से क्यों पूछ रही हूँ क्या पढ़ना है, ताकि मुझे पता चल सके कि घर में आप लोग जाके पढ़े हो कि नहीं पढ़े। मैम एंजाइम्स। वेरी नाइस। हु सेड? मेधा। यस मैम। वेरी नाइस। एंजाइम्स हमें पढ़ना है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू ऑल। आप लोग मुझे बताएंगे कि आपको विजिबल है या नहीं है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ऑडियो माइक चेक। यस मैम। क्लियर? ओके, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा एंजाइम्स के बारे में। थोड़ा सा एंजाइम के बारे में बता देते हैं, एंजाइम क्या होते हैं। एक चीज पहले आप बताओ, दूसरी चीज मैं बताऊंगी। आप कहोगे गजब है मैडम, बताने से पहले ही हमसे पूछ रही हो, ये कैसा रूल हुआ। नहीं नहीं, मैं वो नहीं पूछ रही जो मैंने नहीं बताया, मैं वही पूछ रही हूँ जो मैंने बता दिया है। मैंने आपको बताया था कि एंजाइम जो है प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर है। कौन बताएगा मुझे? मैंने आपको बताया था एंजाइम प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर। वेरी गुड वेरी गुड। किसके मुंह से निकली है मधुरवानी? नीता। हाँ जी नीता बोलिए। मैम प्राइमरी। अरे अरे अरे, प्राइमरी। मैम टर्शरी। वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नीता प्राइमरी नहीं, टर्शरी। एंजाइम इज द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। याद नहीं है? पढ़ा नहीं जब मैंने आपको प्रोटीन्स और उसके स्ट्रक्चर समझाए थे तब बताया था। यार ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। स्टिल स्टिल आई एम लाइक अप्रिशिएटिंग कि आपने रेस्पॉन्ड तो किया है। वो लड़कियां कहाँ हैं जो कुछ जवाब ही नहीं दे रही हैं? उनके नाम लेने शुरू करूंगी ना जब मैं क्लास में, तो फिर वो मीटिंग लेफ्ट करने लगेंगे। ऐसा ही होता है कि अब मैम क्लास में नाम ले रही है, पता नहीं मैम हमें डंडा मारेंगे। क्या? मैं डंडे नहीं मारती, मैं क्या फेंकती हूँ? नींबू। अरे वाह, चलिए। साफिया इज वेरी वेल अवेयर्ड। ठीक है ना, ऐसा ही हो जाना है सबको क्लास में। अब यूज टू हो जाओ, अब रेगुलर हो जाओ क्लास के अंदर। अब ये नहीं कि भाई आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है। एंजाइम। मुझे बता क्या फेंकते हो आप? नींबू। अभी कोई बात नहीं, मिल जाएगा सुनने को। एंजाइम आर द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये चीजें भी पता है मैं क्यों पूछ रही हूँ? बिकॉज आई वांट टू नो हाउ मच अटेंटिव यू आर इन द क्लास। और मैं आपको सच्ची बता रही हूँ एक बात बच्चों, क्लास में अटेंटिव रहने का आपको इतना फायदा मिलेगा ना, नॉट ओनली 11th, नॉट ओनली इन 12th, फॉर एवर इन योर होल लाइफ, जब तक आप पढ़ोगे। अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ यार, मान लो इतना। थोड़ी सी एज आपसे तो बड़ी है ना, उसको समझ के मान लो। क्लास में ध्यान से सुनने से बहुत फायदा मिलता है, बहुत ज्यादा। चलें, कम बैक टू द पॉइंट। एंजाइम्स आर द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, नॉट प्राइमरी। नहीं था, ठीक है ना? प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं है, टर्शरी स्ट्रक्चर है। एंजाइम को बोलते हैं हम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। एंजाइम को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। पहले समझो कैटालिस्ट किसको बोलते हैं। मान लो हमारी एक रिएक्शन हुई है ए से बी, हमारी एक रिएक्शन हुई है ए से बी, और इसमें मैंने एक कैटालिस्ट यूज किया है। इस रिएक्शन में मैंने एक कैटालिस्ट यूज किया है। तो ये कैटालिस्ट क्या काम करता है? कैटालिस्ट दो काम करता है। कौन से दो काम करता है मैम बता दो? लो जी बता देते हैं। पहला काम है टाइम को कम करता है। मतलब अगर ए से बी बनने में 5 घंटे लग रहे थे, तो अगर आप कैटालिस्ट यूज कर लोगे तो हो सकता है 2 घंटे में ये काम हो जाए। दूसरा, कैटालिस्ट जो है वो आफ्टर द रिएक्शन एज इट इज रहता है। कैसा रहता है बेटा? एज इट इज। एज इट इज का मतलब कि ये जो कैटालिस्ट है, ये रिएक्शन हो रही है ए से बी, और कैटालिस्ट जैसा गया था वैसा ही वापस आ जाता है। आई मीन रिएक्शन करवाई और उसको कुछ नहीं बदलता। रिएक्शन होने के बाद वो ऐसा कैसा रहता है, जैसा गया था वैसा का वैसा रहता है। उसमें कोई केमिकल, कोई फिजिकल चेंज नहीं होता। ठीक है, सॉरी। या अब आपका सवाल ही होना चाहिए, आपका सवाल क्या होना चाहिए? आपका सवाल होना चाहिए कि मैम अभी अभी आपने बताया कि एंजाइम जो होता है, ठीक है ना, वो टाइम को रिड्यूस करता है रिएक्शन के, वो रिएक्शन के टाइम को रिड्यूस करता है। अच्छा, एंजाइम क्या बोल रहे हैं? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। अगर बाहर एक रिएक्शन हो रही है उसमें मैं कैटालिस्ट यूज कर रही हूँ, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही है उसमें एंजाइम यूज हो रहा है, तो एंजाइम है तो कैटालिस्ट, लेकिन बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट को एंजाइम बोल देते हैं। ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई एंजाइम टाइम को क्या करता है? रिएक्शन के टाइम को कम करता है। तो आपका सवाल होना चाहिए कि मैम हाउ। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये करता कैसे है। दूसरा जो हम पढ़ेंगे, यानी कि पहला हम इस हाउ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा जो हम एंजाइम में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? दूसरा हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम।
दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। अभी भी मैंने आपको बताया कि एंजाइम जो है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, वो बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में दिखता कैसा है, किस किस का बना हुआ है। ऑफकोर्स प्रोटीन का बना हुआ है, ऑफकोर्स प्रोटीन का बना हुआ है, लेकिन प्रोटीन के साथ क्या कोई और चीज भी जुड़ी हुई है? जुड़ी हुई है तो कहाँ जुड़ी हुई है, कैसे जुड़ी हुई है, थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर के बारे में डीप डाउन हम जाएंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डीप डाउन जाएंगे। तो सबसे पहले पहला टॉपिक देख लेते हैं, सबसे पहले पहला टॉपिक देख लेते हैं। आज हमारी क्लास में नंदिनी जी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई है, आई ऑल्सो ट्राई टू लाइक उन्हें ज्वाइन करवा पाऊं, बट चलो कोई बात नहीं। हियर यू विल सी, हियर यू विल सी, यहाँ पे क्या है, हाउ एंजाइम जो है वो टाइम को रिड्यूस कैसे कर रहा है, पहले हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। आर यू रेडी? अच्छा, कोई बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रहा है किसी को? लाइक बाहर जो है वो मुझे थोड़ा शोर सुनाई दे रहा है, आउटसाइड है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या किसी को? एक बार थम्स अप करके बता दो, इज एवरीथिंग फाइन? नो मैम फाइन। ठीक है, फाइन है ना, फाइन है, ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसा कुछ हो ना तो मुझे प्लीज लेट मी जस्ट नो अबाउट दीज टेक्निकल थिंग्स एंड ऑल। हाँ, तो क्या बता रही थी मैं, एंजाइम टाइम को कैसे कम करता है। तो यहाँ पे आप एक ग्राफ देखें, यहाँ पे आप एक ग्राफ देखें, देखें यहाँ क्या है बेटा, ये मैं बना रही हूँ, मैंने एक ग्राफ में वाई एक्सिस बनाया है, एक एक्स एक्सिस बनाया है, यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी बना रही हूँ, इस एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी, और इस वाली एक्सिस पे मैं सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट बना रही हूँ, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। अच्छा, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट पता है क्या है? सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट तो आपको पता होगा क्या है बेटा, ये जो रिएक्शन हो रही है ना, ये सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है, इसमें सबस्ट्रेट रिएक्टेंट को कहते हैं। जैसे जो मैं ए से बी बोल रही थी, तो ए सबस्ट्रेट है और बी प्रोडक्ट है, ठीक है, इतनी बात समझ पाई। अब देखो यहाँ पे सबस्ट्रेट की एनर्जी लेवल बनाया मैंने, यहाँ पे सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल और यहाँ पे सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल, और ये बनाया मैंने प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल। ये देखें, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है E1 और ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है E2। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? यस मैम। मैम क्वेश्चन से मत भटकना, लास्ट तक हमें जाना है, समझना क्या है कि एंजाइम टाइम कैसे कम कर रहा है। अब देखना वहां तक हम कैसे आएंगे, कहानी की तरह समझेंगे, बस क्लास में बोर्ड पे ध्यान बना रहे, बिल्कुल एकदम अटेंटिव, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आने वाला है, बहुत कंसेप्चुअल। और क्वेश्चन करेंगे, आप देखोगे कि नीट में कैसे क्वेश्चन आएगा और आप कैसे उड़ाओगे। देखना, ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। अब आपके मन में पहला सवाल ये आना चाहिए, मुझे नहीं पता आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसी के मन में कोई सवाल आ रहा है? आपके मन में पहला सवाल क्या आना चाहिए, मैम एक बात हमें बताओ, आपने कह दिया और हमने मान लिया, ऐसे चतुर नहीं है हम 3 इडियट्स के चतुर नहीं है। मुझे पता है यहाँ की जो लड़कियां हैं वो 3 इडियट्स की क्या है, रणछोड़ दास चांचड़, यही नाम था क्या? ये आप लोगों को पूछना है मेरे से कि मैम हमें जरा बताओ, आपने सबस्ट्रेट को ऊपर और प्रोडक्ट को नीचे क्यों बनाया? मेरा मन कर रहा है, किसी बच्ची का मन कर भी सकता है, लड़कियां आजकल एकदम इंडिपेंडेंट हो गई, अपने मन मर्जी की कर रही हैं, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि मैडम अब हम आजाद भारत की लड़कियां हैं, मेरा मन है मैं प्रोडक्ट को ऊपर बना दूं और सबस्ट्रेट को नीचे, बताइए क्या मैं कर सकती हूँ? तो मैं आपको ऐसा करने से रोकूंगी। क्यों रोकूंगी, अभी बताती हूँ। हाँ, मन में सवाल तो उठ रहा होगा ना, ऐसा ग्राफ देखिए, ऐसा सवाल उठना जायज है, सवाल उठना जायज है, मुझे पता है आप लोगों ने पूछा नहीं, लेकिन दिल की बात मैंने जान ली। अब देखो, केमिस्ट्री में आपने कहीं गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, वेरी नाइस। तो आपको पता होगा कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं, पता है क्या होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? रिवर्सिबल होती है, पर वो रिवर्स हो जाती है कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगने पर। हाँ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हिंदी में अगर मैं बोलूं तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सिंपल हिंदी भाषा में वो रिएक्शन होती है जो अपने आप से हो जाएं, जिनको करवाने के लिए मेरे को कोई बाहर से धक्का ना लगाना पड़े, यानी कि वो रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। जो रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, जो रिएक्शन अपने आप से होती है, यानी जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, उन रिएक्शन में चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी कैसा होता है? कैसा होता है बच्चों? नेगेटिव होता है, या जीरो नहीं, नेगेटिव। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होता है। दैट मीन्स कि जब मैं ए से बी गई, बेटा जीरो तो इक्विलिब्रियम पे हो जाता है, ठीक है। जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच जाती है तो उसका डेल जी जीरो हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए केमिस्ट्री की थर्मो में, सवाल भर भर के आते हैं यहाँ से। अब देखो, ये मेरी रिएक्शन है ए से बी, और मान लो ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, टुवर्ड्स स्टेबिलिटी ये जा रही है, यानी कि ये रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, ये रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। स्टेबिलिटी का दूसरा नाम क्या है?
स्टेबिलिटी का दूसरा नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की तरफ जा रही है, पहुंची नहीं है। पहुंच जाएगी तो अगर हम इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए तो क्या हो जाएगी हमारी, लास्ट क्लास में बताया था लिविंग स्टेट आर स्टेडी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर हम इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए तो हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म रहेगा। हाँ जी, फटाफट ऐसे लिंक करके पढ़ते हैं तब में मजा आता है। अगर मेरे अंदर या आपके अंदर इक्विलिब्रियम में आ जाए रिएक्शंस तो हमारी स्टेट कैसी हो जाएगी, लिविंग की डेड? मैम डेड। भाई आप लोग मेरे से नोट्स तो ऐसे मांगते हो जैसे कि सब पढ़ के ही आएंगे। अब जिन लड़कियों ने आंसर नहीं दिया उनका क्या करूं मैं पर्सनल पे नोट भेजूंगी अब सिर्फ उन लड़कियों को जो पढ़ के आती हैं, बाकियों को मैं नोट्स नहीं भेज रही। मैंने लास्ट क्लास के नोट्स भेजे कि नहीं भेजे, बताओ, तुम ही बताओ। मैंने अपना काम किया कि नहीं किया? भेजे थे। तो फिर तुमने पढ़ा क्यों नहीं बच्चों? मैंने क्या बताया था बेटा, क्या बताया था आप लोगों को? लिविंग स्टेट नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म, एनसीईआरटी ने एक बहुत प्यारा शब्द लिखा है, मेटाबॉलिज्म को क्या बोला है? कैसी स्टेट? नॉन इक्विलिब्रियम। अंजलि ने लिविंग बोला, मेधा आप बोलना, क्या बोल रही थी? दिल दुखा रहे हो तुम लोग। नॉन इक्विलिब्रियम। नॉन इक्विलिब्रियम। इतनी भी पागल नहीं हूं कि यहाँ पे नॉन इक्विलिब्रियम ही लिखा है और तुमसे बार बार नॉन इक्विलिब्रियम ही पूछे जाऊं। डायनामिक स्टेट, मेटाबॉलिज्म डायनामिक स्टेट है, मतलब कि हमेशा चलती रहती है। बताया था तुम्हें, हमेशा चलती रहती है, या तो कुछ ना कुछ बन रहा है। याद करो, कहानी सुनाई थी पूरी की पूरी, या तो हमेशा कुछ ना कुछ बन रहा होता है या तो हमेशा कुछ ना कुछ टूट रहा होता है। याद आ रहा है? यस मैम। मेटाबॉलिज्म डायनामिक स्टेट है, लिविंग स्टेट में हमेशा मेटाबॉलिज्म चलता रहता है और लिविंग रिएक्शन सारी नॉन इक्विलिब्रियम में होती है। इक्विलिब्रियम में जिस दिन पहुंच जाएंगी, बताया था यार, तुम लोग मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के बाद नीट की तैयारी नहीं करोगे, करोगे क्या? तुम तो अभी नहीं कर रहे। अभी भी मुझे शक है लड़कियां पता नहीं कितना पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है। यहां से सारे डॉक्टर बनके निकलना है बेटा। मैं पर्सनल ट्रैक रखूंगी आप लोगों की परफॉर्मेंस पे। अब आ जाओ बैक टू द पॉइंट। ए से बी बन रहा है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे गई नहीं है, इक्विलिब्रियम की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, स्पॉन्टेनियस है रिएक्शन, टुवर्ड्स स्टेबिलिटी जाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ क्या होगा, उसका गिब्स फ्री एनर्जी कम होगा, मतलब ए का जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो ज्यादा है बी के गिब्स फ्री एनर्जी से। ए का गिब्स फ्री एनर्जी बी के गिब्स फ्री एनर्जी से ज्यादा है तो डेल्टा जी नेगेटिव है। अब आ जाओ ऊपर वाले सवाल पे, जो आपका मन कर रहा था ना, आप बोल रहे थे कि मैं आजाद भारत की आजाद लड़की हूं मैडम और मेरा मन कर रहा है प्रोडक्ट को ऊपर बना दूं। तो बेटा ये जो रिएक्शन है ना मेरी, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो इसका डेल जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। डेल जी नेगेटिव है मतलब कि सबस्ट्रेट का एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट का एनर्जी कम है। क्लियर हुई इतनी बात? यस मैम। क्यों मैंने सबस्ट्रेट ऊपर बनाया, प्रोडक्ट नीचे बनाया? अब एक और सवाल आपके मन में इस ग्राफ को देख के आना चाहिए, आपके मन में जरूर आना चाहिए। पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, बच्चों की क्यूरियोसिटी मार दी गई है क्या अडल्टहुड में? मैडम सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट आने का ये लंबा रास्ता क्यों चुन रही हो आप? ऐसे क्यों नहीं आ जाती मैम, ऐसे क्यों नहीं आ जाते आप सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट पे? ऐसा सवाल मन में नहीं उठ रहा, उमड़ नहीं रहा सवाल? हाँ जी, नहीं उमड़ रहा तो फिर क्या फायदा आंसर करने का, छोड़ो ना। सवाल आ रहा आपके दिमाग में तो जवाब जानने की भी क्या? मैम आ रहा है। नहीं तो फिर मेरे को तो आवाज ही नहीं सुनती, ना थम्स अप मिलता मुझे। आ रहा है ना सवाल? यस मैम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब आ रहा है अब आ रहा है अब आ रहा है, ठीक है। तो क्यों ये लंबा रास्ता चुना, छोटा क्यों नहीं चुना बेटा? इसका क्या कारण है? इसका कारण यहाँ समझो। चौक और बोर्ड को छोड़ दो, थोड़ी देर हाथों पे आ जाओ। अब मान लो ये दोनों हाथ नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लो ये दोनों हाथ नहीं है, ये क्या है? देखना, ये एंजाइम है, दिख रहा है? ये एंजाइम है, जूम आउट, ये एंजाइम है। यस मैम। मान लिया सबने? ये सबस्ट्रेट है, देखना दिखाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है। अब देखना क्या हो रहा है, देखना ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। ये क्या हुआ, ये क्या हो गया ये बेटा? सबस्ट्रेट की बाइंडिंग किसके साथ? एंजाइम के साथ। बाइंडिंग किसके साथ हो गई बेटा? एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की बाइंडिंग हो गई। जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की बाइंडिंग हुई तो एंजाइम क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट के पुराने बॉन्ड्स को तोड़ रहा है और नए बॉन्ड्स को बना रहा है। क्यों वो कर रहा है ऐसा? ताकि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन पाए। भाई सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट तो तभी बनेगा ना जब सबस्ट्रेट के कुछ पुराने बॉन्ड टूटेंगे, कुछ नए बॉन्ड बनेंगे, उसकी कुछ शेप चेंज होगी, कुछ केमिकल कंपोजिशंस चेंज होंगी, है ना? तभी तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा। अब देखना, ये एंजाइम ने सबस्ट्रेट में चेंजेस किए और फाइनली देखो बाहर क्या निकल रहा है, नया सा प्रोडक्ट बनके। ये प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट
यस मैम। यस मैम। देख लो, है ना, इतना का समझ में आया। अब मेरे को ये बताओ कि जब सबस्ट्रेट और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, अभी अभी आपने बोला कि मैडम वो जुड़े थे, आपने खुद अपनी आंखों से देखा, जुड़े अपना नकार नहीं सकते। जो सबस्ट्रेट और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, आप मेरे को बताना, क्या उस टाइम एंजाइम सबस्ट्रेट पे मेहनत कर रहा है, उसके बोन्स तोड़ रहा भी है, बना भी रहा है, मेहनत कर रहा है ना। मान लो अगर आज बनने के लिए मेहनत शुरू कर दो, सुबह टाइम से उठना, रोज क्लास में आना, पढ़ना, ठीक है ना, सर्दी है फिर भी मैम हम तो उठ जाते हैं, पढ़ते हैं, रात को भी हम पढ़ते हैं, हम रेगुलर भी हैं, ये सब आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। जब आप मेहनत कर रहे हो तो आपकी एक हाई एनर्जी स्टेट है कि लो एनर्जी स्टेट है? हाई एनर्जी। हाई। एक लड़की है वो फोन स्क्रॉल कर रही है, बस दिन भर फोन स्क्रॉल कर रही है और सोच रही है कि हाँ मैं पढ़ूंगी मैं पढ़ूंगी मैं पढ़ूंगी, लेकिन पढ़ नहीं। वो कैसी स्टेट में है वो लड़की? मैम लो एनर्जी स्टेट में। वेरी गुड। यहाँ की लड़कियां तो सारी हाई एनर्जी स्टेट में, मुझे कोई लो एनर्जी स्टेट में नहीं दिख रही। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब आ जाओ बैक टू द क्वेश्चन। आप लोगों का सवाल था मैडम आपने लंबा रास्ता क्यों अपनाया, आपने छोटा रास्ता क्यों नहीं अपनाया? तो मेरा जवाब ये है कि जिंदगी में शॉर्टकट काम नहीं करते प्यारे बच्चों। किसी ने देखी है शॉर्टकट मूवी? नहीं देखी तो देखना। नो मैम। एक पुरानी सी इनफेमस मूवी है बट अच्छी है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये लॉन्ग कट क्यों अपनाया? क्योंकि हमें अब समझ में आ गया कि सबस्ट्रेट और एंजाइम जब जुड़े हैं तो एक हाई एनर्जी स्टेट अचीव हुई है, जबकि इस वाले रास्ते पे कोई हाई एनर्जी स्टेट अचीव नहीं हुई। आप देखो, इस वाले रास्ते पे कोई हाई एनर्जी स्टेट अचीव नहीं हुई, और इस वाले रास्ते पे ये एक हाई एनर्जी स्टेट अचीव हो रही है। यस मैम। यस मैम। इस हाई एनर्जी स्टेट को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो अब आपको दोनों सवाल क्लियर हो गए जो आपके मन में जग रहे थे। चैप्टर तंजीर जी चैप्टर पूछ रही है न्यू स्टूडेंट तंजीर, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स और आज उसकी आखिरी क्लास है। मेधा बता रही है बेटा नई न्यू स्टूडेंट क्या तंजीर? अगर न्यू हो तो मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं। मैं क्लास में किसी को भी पिन पॉइंट नहीं करती हूँ, मैं बात करती हूँ, मेरी बात का बुरा तो नहीं मानते ना कोई? नो मैम। है ना, मजा ही नो लेते, मैम। तो नहीं मानते ना? नो मैम। मानना भी मत है कभी। तुम्हें बुरा बोल के मैं कहाँ जाऊंगी बताओ? यस मैम। है ना। मेरा कहना का मतलब यही है, क्लास में रेगुलर रहा करो बेटा। देखो ये क्या है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट दिख रही, हाई एनर्जी की स्टेट, ठीक है। अब बैक टू द, हमने पढ़ाई शुरू कहां से करी थी इस चैप्टर की? क्या सवाल था हमारा? मैंने कहा था मैं आपको 2 सवाल बताऊंगी। हमारा सवाल क्या था? टाइम कैसे कम लेता है? वेरी नाइस अनुपा, वेरी नाइस। मैम अपना प्रॉमिस कभी नहीं भूलती। देखो अनुपा ने कहा था मैडम रिकॉर्डिंग डाल देना, मैंने बोला बेटा मंडे को अपडेट कर दूंगी। बेटा मैंने कर दी अनुपा, टैग टीम ने यूट्यूब लिंक दे दिया अभी उसका, ठीक है, बनाते मिल जाएगा। एंजाइम टाइम कैसे कम करता है? एंजाइम टाइम कैसे कम करता है? देखिए अब आ जाए, एंजाइम टाइम कैसे कम करता है? एंजाइम टाइम ऐसे कम करता है, एंजाइम क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी लग रही है, इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं बेटा, ठीक है। और जब एंजाइम आ जाता है ना, तब ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी लग रही है उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ध्यान से सुनो, जब एंजाइम आ जाता है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। अब इसे ऐसे समझो, इसे ऐसे समझो, मेरा मन कर रहा है, मैं बिल्कुल ग्राउंड वाटर फ्रेश वाटर पीना चाह रही हूँ, वैसे फिल्टर लग रहा है मेरे घर में, पर ऐसे मेरा मन कर गया कि मैं कुएं से पानी निकाल के पीऊंगी आज। तो मैं चली गई कुएं के पास और मैंने बाल्टी डाल दी और निकालना शुरू किया। अब मैंने कभी आज तक कुएं से पानी निकाला नहीं, तो मेरे को बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी कुएं से पानी निकालने के लिए, और फिर भी मैं हार नहीं मान रही, कंटिन्यूस मैं निकाल रही हूँ। अब यहाँ पे से कौन साफिया, साफिया को मेरे पे बहुत दया आई और साफिया कहे मैडम इतना आप कष्ट मत पाओ, मैं आपकी थोड़ी सहायता कर देती हूँ, मुझे तैरना आता है। तो सॉरी, साफिया ने क्या किया, साफिया ने कुएं में कुदाक लगा दी, और उसने कुएं में कुदाक लगा के, बहुत हाइपोथेटिकल है ठीक है ना, कुएं में कुदाक लगा के उसने कुएं के अंदर एक मोटर लगा दी, ठीक है। ये कहानी इसलिए सुनाती हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। उसने कुएं के अंदर एक मोटर लगा दी, अब कह रही मैडम अब निकालो आप पानी। तो मैं बाल्टी भर रही हूँ, पानी निकाल रही हूँ, एनर्जी तो लग रही है मेरी, लेकिन अब थोड़ी कम एनर्जी में मेरा काम चल जाएगा। और पहले अगर मुझे 5 घंटे लगते उस बाल्टी को भरने में, तो मेरी बाल्टी 2 घंटे में भर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मोटर नीचे से पंप कर रही है पानी, तो मेरे को मदद हो रही है। तो आपको यहाँ से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्या मैं मोटर को एंजाइम बोल दूं? क्या मैं मोटर को एंजाइम बोल दूं? यस मैम। बोल दो ना, क्योंकि एंजाइम क्या कर रहा है, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी, जो एनर्जी लग रही है कुएं से पानी निकालने में, उसे कम कर रही है, उसे कम कर रही है, ताकि साल वो टाइम अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा। जब एनर्जी मेरे को कम लगानी पड़ रही है, तो 5 घंटे की मेहनत अपने आप ही 2 घंटे में काम हो जाएगा। क्लियर?
Yes, ma'am. पहला सवाल क्लियर? Yes, ma'am. यूज कर रहे हैं? पहला सवाल क्लियर? अगर Yes, पहला ma'am. सवाल तो यहाँ पे आ जाओ बच्चों, मुझे हर एक लड़की से आंसर चाहिए। जिस लड़के ने आंसर नहीं किया, आई विल अनाउंस हिज और यहाँ पे कोई हिज तो आई थिंक कोई लड़का तो यहाँ है नहीं, ऑल गर्ल्स आर हियर। वहां उस लड़की का नाम मैं लूंगी क्लास में और पूछूंगी कि बेटा क्यों आंसर नहीं किया। अगर मेरे को वैलिड जवाब नहीं मिला तो तैयार रहना, नींबू आपके पास उड़ता हुआ आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ध्यान से इज नॉट अफेक्टेड। ये चीज क्या दिखाएगी? समझ तो सबको आ गया मुझे पता है, पर अब मुझे चेक करना है कि समझने के बाद एप्लीकेबिलिटी आपका कितना है, लाइक अप्लाई आप कितना कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट को। वही खेल है सारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय द एंजाइम। बेटा चीजें आप कितना ही पढ़ लो, अप्लाई करना नहीं आता ना तो फिर नीट नहीं निकलेगा। ऑप्शन ए है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। ऑप्शन बी है पोटेंशियल एनर्जी, चलो यार पूरा लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा मेरी राइटिंग डॉक्टर वाली तो नहीं लग रही ना, समझ तो आ रही है? ठीक है ना? डॉक्टर वाली राइटिंग तो थोड़े टाइम बाद आपकी होगी। जब मैं आपसे मिलूंगी और आप कुछ लिख के दोगे तो मेरे तो समझ के ऊपर से जाने वाला है, लेकिन थोड़ा तरस करके बता देना, आखिरकार भूलना मत कि मैं आपकी मैम हूँ। ठीक है ना? मुझे पता है मुझे आपकी राइटिंग समझ नहीं आएगी, पर मेरी राइटिंग समझ आनी चाहिए, बिकॉज मैं तो टीचर हूँ, डॉक्टर तो नहीं हूं। देखिए जोक्स अपार्ट, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। अभी रुक जाओ, जल्दबाजी मत करना। जल्दी का काम होता है किसका? शैतान का। अरे वाह भाई वाह, कौन है ये? मैम राशि। रोशी, वेरी नाइस। राशि, ठीक है बेटा। राशि जी तो ये रहे आपके सामने आपके ऑप्शंस। ऑप्शन है, चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट सब बच्चे चैट बॉक्स में लिख दो। तंजीर जी क्लास छोड़ के चली गई हैं बिना बताए, न्यू स्टूडेंट थी आई थिंक, उन्हें क्लास के रूल्स नहीं पता हैं। ओके चैट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं, जस्ट सी द आंसर्स। ठीक है, राशि ने आंसर किया है अनुपा, मेधा, रितिका, नीता, भावना, वंशिका, साफिया, एवरीबडी ए, सहनुमा, अंजलि। वेरी नाइस लड़कियों, वेरी नाइस। आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड। हो गई हूँ मैं, बस बाग हो गया मेरा दिल। जो बच्ची कुछ लड़कियां हैं वो भी एकदम खुश कर दो मैम को। वेरी नाइस। पता है आपके बैच ही इकलौता बैच है जिसमें एक भी बच्चे ने ये आंसर गलत नहीं किया। गर्ल पावर यार, गर्ल पावर। एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन जवाब। पोटेंशियल एनर्जी को अफेक्ट नहीं करता एंजाइम, और एक्टिवेशन एनर्जी को तो कम करता ही है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। चले आगे चले। यस मैम। आगे चलते, मैम। आगे चलते हैं। हाँ यस मैम। पूछिए, कोई कुछ पूछ रहा था। मैम मैं लीव कर दूं, क्लास में को ट्यूशन जाना है। ग्रुप नंबर और अपना ट्यूशन जिस क्लास का जाना है, जिस सब्जेक्ट का जाना है वो डाल देना चैट बॉक्स में बस बेटा। ओके मैम। ठीक है रितिका, बाय बाय। मैम वैसे क्वेश्चन अब है ना, आप लोगों को क्या है, आप लोगों का टेस्ट का रिजल्ट मिल जाएगा, उसके बाद गूगल फॉर्म मिलेगा। उस गूगल फॉर्म में आपको अपना टाइमिंग मिल गया मैम। यस मैम है तो यार ऐसा टाइम भर दो जिस टाइम आपका कोई स्कूल कोचिंग क्लास नहीं होता, ताकि क्लास के बीच में ना जाना पड़े। देखो इसमें घाटा होता है ना आप लोगों का भी, कॉन्सेप्ट छूटता है यार आप लोगों का, और टीचर को भी अच्छा नहीं लगता, दुख होता है कि बीच में इधर उधर बच्चे जा रहे हैं। तो अदरवाइज बिल्कुल आराम से जाओ। रितिका आपने बता दिया, आप जा सकते हो, बस मैं जनरल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ठीक है रितिका, बाय बाय। समझ गया ना? ध्यान से भरना अपना गूगल फॉर्म। अब आ जाओ मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम रिएक्शन। भाई ये तो समझ लिया कि एंजाइम टाइम कैसे कम कर रहा है। अभी क्या समझना है? अभी क्या समझना है कि भाई एंजाइम टाइम कम कैसे कर रहा है वो तो समझ लिया, लेकिन ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है। अभी क्या समझना है? हाउ इट वर्क्स। तो कैसे काम करता है ये यहाँ पे देखेंगे। दोबारा से इस कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, भूल जाओ कि ये मेरे हाथ है, मान लो कि ये क्या है, एंजाइम, और ये क्या है बेटा, सबस्ट्रेट। ये क्या था? एंजाइम। ये क्या है? ये क्या है? सबस्ट्रेट। एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ता है, जिस साइट से वो जुड़ता है ना बेटा, उस साइट को बोलते हैं एक्टिव साइट।
जिस साइट से वो जुड़ता है उस साइट को बोलते हैं एक्टिव साइट। ये अगर मैं एक एंजाइम बना रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ये अगर मैं एक एंजाइम बना रही हूँ बेटा, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। ठीक है, ये एंजाइम है मेरा और ये मेरा सबस्ट्रेट है। अब आप मेरे को एक बात बताना, आप मेरे को एक बात बताना, ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, तो ये जुड़ गया, लेकिन यही एंजाइम है और सबस्ट्रेट है ये सबस्ट्रेट है ऐसा। अब सोचो क्या ये सबस्ट्रेट इसमें जुड़ पाएगा? नो मैम, नो मैम, नो मैम, जुड़ पा रहा, ये फिट ही नहीं हो रहा। यानी कि यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट को जुड़ने के लिए जो सबस्ट्रेट है ना, उसको और एंजाइम को कंपैटिबल होना चाहिए, लाइक शेप वाइज, कॉन्फ़िगरेशन वाइज, केमिकल कंपोजिशन वाइज, दे मस्ट बी कंपैटिबल, उनके कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। इतना समझ पा रहे हैं? टेस्ट के रिजल्ट्स आपको रात तक मिल जाएंगे, अभी मेरे पास भी नहीं आए हैं, अभी मेरे पास कुछ बच्चों के पेपर्स आए हैं बस, पर मुझे ऐसा इंडिविजुअली टेस्ट का रिजल्ट अभी नहीं पता आप लोगों का। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है आपको? हाँ, उनकी क्या होनी चाहिए बेटा? कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, एंजाइम और सबस्ट्रेट की कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, एंजाइम और सबस्ट्रेट की कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। इसी चीज को एक साइंटिस्ट है एमिल फिशर, एमिल फिशर जो है बेटा वो एक साइंटिस्ट है, उन्हें इसी चीज को कैसे समझाया, एक हाइपोथेसिस से समझाया है, जिसको वो बोलते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? लॉक एंड की हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के हिसाब से हमारा एंजाइम ताला होता है, जैसे हर ताले की अपनी एक चाबी होती है, ऐसे हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट के साथ नहीं जुड़ सकता। अभी अभी मैंने आपको उदाहरण से समझा दिया, तो आपको इतनी बात समझ आई कि हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट के साथ नहीं जुड़ सकता। अब यहाँ पे इस एंजाइम के साथ ये सबस्ट्रेट जुड़ गया, इसने क्या बना दिया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बना लिया बेटा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब एक और बात समझेंगे, सबस्ट्रेट हमेशा एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ेगा। ये एंजाइम है, ये बेटा इसकी एक्टिव साइट है, दिख रहा है आपको? एंजाइम दिख रहा है, ये एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट का क्या मतलब है? चक्कू लगे हैं यार, और कुछ नहीं है, बस देखो चक्कू लगे हैं। एंड एक्टिव साइट पे क्या लगे हैं? चक्कू। चक्कू क्या करते हैं? मर्डर नहीं करते, यहाँ चक्कू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये चक्कू क्या करेंगे? जैसे ही सबस्ट्रेट आएगा ना, तो इसके पुराने बॉन्ड को तोड़ना और नए बॉन्ड को बनाना, इस तरीके का काम ये करेंगे। ठीक है ना? तो एक्टिव साइट क्या है? एक्टिव साइट वो साइट है एंजाइम की जिससे सबस्ट्रेट बाइंड करता है टू चेंज इट्स कॉन्फ़िगरेशन। एंजाइम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के साथ वो क्या करती है? चेंजेस करती है सबस्ट्रेट में, बॉन्डिंग पैटर्न्स में, और फाइनली जो हमारा सबस्ट्रेट है वो किस में बदल जाता है बच्चों? फाइनली हमारा प्रोडक्ट में बदल जाता है, और हमें लास्ट में क्या मिलेगा? एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। अब आप लोग एक बात मुझे बताना, क्या मुझे कभी भी एंजाइम प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स मिलेगा? नो मैम, यस मैम, नो मैम, यस कौन बोल रहा है? एक बार आराम से बता दो। नहीं मिलेगा ना? नहीं मिलेगा, ये कॉम्प्लेक्स बना, अब इसने कर दी, चेंजेस कर दिए, अब देखो बाहर क्या निकल रहा है? टन टन, क्या निकला? ये प्रोडक्ट। तो एंजाइम प्रोडक्ट का तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना, है ना? एंजाइम ऐसा क्या ऐसा दूसरी रिएक्शन में यूज होने के लिए चला गया, टक 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 टक, और ये प्रोडक्ट अपन को मिल गया। यही करना था हमें रिएक्शन में। ठीक है, तो 3 स्टेप की रिएक्शन हो गई, ये पता चल गया। लॉक एंड की प्रोसीजर से एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़ते हैं, हमें ये पता चल गया, और एक्टिव साइट क्या होती है हमें ये भी पता चल गया। ठीक है ना? अब ऊपर जो कहानी लिखी है ना, ऊपर जो कहानी लिखी है वो मैंने, ऊपर ये जो लाइनें लिखी है ये मैंने आपको कहानी से समझा दी है। ठीक है, तो अब आपको इनके चक्रों में जाने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में कहानी अब आपको समझ आ गई है। इतना क्लियर है सबको? यस मैम, इतना क्लियर है? ठीक है, ये देखेंगे लॉक एंड की हाइपोथेसिस आपको यहाँ समझा रखा है डायग्राम से, समझ में आ रहा है लॉक एंड की हाइपोथेसिस? चले ठीक है, यहां तक अगर आपको क्लियर है, यहां तक अगर आपको क्लियर है तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज, अच्छा ये भी मैंने आपको बता दिया कि एंजाइम और सबस्ट्रेट होते हैं पहले, फिर हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ये देखो ये जो लिखा है एंजाइम सबस्ट्रेट, और फिर उसके बाद हमें क्या मिलता है? एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। तो 3 स्टेप का रिएक्शन होता है ये, 3 स्टेप्स। ठीक है, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो अब आप यहाँ आ जाओ। ठीक है ना? आप हेडिंग पे मत जाओ, आप अपनी कहानी के आगे ही कंटिन्यू करो। अभी तक कहानी कहाँ थी? अभी तक कहानी में हम कौन से पड़ाव पे पहुंचे थे? अभी तक कहानी में इस पड़ाव पे पहुंचे थे
कि मैंने आपको एक एंजाइम दिखाया और उसमें एक एक्टिव साइट दिखाई और उससे सबस्ट्रेट जुड़ता हुआ दिखाया। अभी तक हम कहानी के इस पड़ाव पे थे। अब देखना हम अपनी कहानी को कंटिन्यू करेंगे। आप भूल जाओ क्या लिखा है, आप इसको भूल जाओ, आप इसको पढ़ते ही समझ जाओगे। आप मेरी कहानी सुन लो एक बार। चले यहाँ पे कहानी सुनो आप। ये देखो मैं एंजाइम बना रही हूँ, ध्यान से देखना। हाँ जी अंजलि म्यूट कर लो अपने आप को बेटा। देखना मैं यहाँ पे एक एंजाइम बना रही हूँ इस तरीके से। ये मैंने एंजाइम बनाया, दिखा आपको एंजाइम? ये मैंने एंजाइम बनाया। अब देखना क्या होगा। ये एंजाइम जैसे ही पता चला एंजाइम हमारे सराउंडिंग में आया तो ये सबस्ट्रेट बहुत खुश हो गया, बहुत खुश। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। देखो इसकी तरफ देख रहा है, ये इसकी तरफ देख रहा है, अरे भाई तू आ गया, शुक्र है, अब मेरे को कम एनर्जी में काम चल जाएगा। ये भागता भागता दौड़ता दौड़ता आया और इस एक्टिव साइट से जुड़ गया। कुछ ऐसा ही हुआ होगा। जैसे ही सबस्ट्रेट ने एंजाइम को देखा तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना रहा होगा? मैम नहीं, कहाँ ठिकाना रहा होगा। ये तो खुशी से पागल हो गया क्योंकि अब इसका वो काम कम एनर्जी में होने वाला है। इस एंजाइम की जो एक्टिविटी है इसको मैं E1 से रेफर कर रही हूँ, E1। अब देखो क्या हुआ। जैसे ही गली में दूसरे सबस्ट्रेट को मालूम पड़ा कि पहले सबस्ट्रेट का काम इतनी कम एनर्जी में हो गया, दूसरा सबस्ट्रेट भी बहुत खुश, बोला भाई मैं भी आ रहा हूँ, रुक जा रुक जा रुक जा, मैं भी अपना काम कम एनर्जी में करना चाहता हूँ। मेरे को क्या पड़ी है इतनी ज्यादा एनर्जी लगाने की। एंजाइम मिलते ही मेरी एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। ये भी दौड़ता दौड़ता भागता भागता बहुत खुशी से आ रहा है। देखना इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आया और जुड़ गया। इसका सपना हकीकत में बदल गया कि नहीं बदल गया? यस मैम। बदल गया। अब देखना जैसे ही गली मोहल्ले में ये खबर फैली तो बाकी के सबस्ट्रेट भी इस एंजाइम को तकने लगे, तक रहे हैं लगातार इसको, और बहुत खुश हो रहे हैं, सोच रहे हैं हमारा सपना भी पूरा होने वाला है। और देखें अपने सपने को पूरा करने के लिए एंजाइम के पास पहुंचते हैं, सोचते हैं एंजाइम इनका काम कम एक्टिवेशन एनर्जी में करवा देगा। बहुत खुश है और खुशी से फूले नहीं समा रहे, लेकिन लेकिन जब इस एंजाइम के पास आ रहे हैं तो ये देखते हैं कि इन्हें खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा। क्या इन्हें खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा? नो मैम। कौन बोला नो मैम? मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इस एंजाइम में 2 एक्टिव साइट बनाई हैं। अब आप लोग मेरे को बताएं कि जो तीसरा खाली हाथ लौटना पड़ेगा। खाली हाथ लौटना पड़ेगा। साफिया बिल्कुल सही कह रही है। निराश और हताश होकर कोई हमारे पास दूसरा चारा नहीं है। इसे एंजाइम कहेगा भाई सॉरी, माफ कर दे, दूसरे को ढूंढ। ये वाला सबस्ट्रेट सब्सटेंस जुड़ चुकी है। हाँ जी, सपने फुल हो गई। हाँ जी, बस कुछ ऐसा ही हुआ है। आप लोगों को शक्ल दिख ही रही होगी सबस्ट्रेट की, ये कितना उदास और नाराज हो गया है। यहाँ पे जो एंजाइम एक्टिविटी हुई है वो E3 हुई है, और ये एंजाइम 2 सबस्ट्रेट के सपनों को पूरा करते हुए यहाँ पे रहा आपके सामने। क्या आपको दिखाई दे रहा है? यस मैम। मेरे ड्रॉइंग पर कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। इतनी लंबी कहानी मैंने इसलिए सुनाई है कि अगली क्लास में सवाल पूछ लूं तो कोई लड़की ये ना बोले कि मैं भूल गई। इतनी बात क्लियर अगर आपको हुई तो आप लोग मुझे ये बता दो कि क्या मैंने ये सही लिखा है। E1 यानी कि एंजाइम की ये वाली एक्टिविटी इससे ज्यादा है E2, लेकिन E2 और E3 बराबर है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? यस मैम। भाई जब एंजाइम से एक सबस्ट्रेट जुड़ रहा था तो वो एक ही प्रोडक्ट बना रहा था, तो उस टाइम जो वो एक्टिविटी शो कर रहा था वो E1 थी। फिर 2 सबस्ट्रेट जुड़ गए तो वो 2 प्रोडक्ट बनाने लगा, उस टाइम जो एक्टिविटी है वो E2 है। तो E2 जो है वो E1 से ज्यादा है कि नहीं है? यस मैम। E2 E1 से ज्यादा है। लेकिन जब तीसरा सबस्ट्रेट खुश होके आया तो उसने देखा कि यार एंजाइम तो ब्लॉक हो गया। इस एंजाइम की इस स्टेज को क्या बोलते हैं? सैचुरेशन ऑफ एंजाइम। सैचुरेशन ऑफ एंजाइम। सैचुरेशन ऑफ एंजाइम का क्या मतलब है कि सारी एक्टिव साइट ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो चुकी हैं, अब जगह खाली नहीं है, कोई सीट खाली नहीं है, मेडिकल कॉलेज फुल। अब आप एक नंबर से भी छूट गए तो छूट गए, सीट बुक हो गई एंजाइम के पास। अब कोई भी सबस्ट्रेट कितना ही खुश होके कितने ही होप्स लेके आए, एंजाइम के पास जगह नहीं है उसे लगाने की। ठीक है, तो जब एंजाइम सैचुरेट हो गया तो आप कितना ही सबस्ट्रेट बढ़ा दो, एक की जगह आप 2 और ले आओ, 3 और ले आओ, अब एंजाइम की एक्टिविटी नहीं बढ़ने वाली। क्लियर? अगर इतनी बात आपको क्लियर, मैं कहानी सुना रही हूँ, देखना क्वेश्चन आप लगाओगे। कहानी मैं सुनाऊंगी, नीट में जो क्वेश्चन आएगा वो आप लगाओगे। अभी देखना आप, अगर इतनी कहानी आपको समझ में आ रही है तो ये जो ग्राफ मैं बनाने जा रही हूँ इसे आप डिकोड करोगे। इस एक्सिस पे है रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी,
और इस वाली एक्सिस पे क्या है? इस एक्सिस पे है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अब देखना ग्राफ, देखना ग्राफ, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से देखना। बताइए इस ग्राफ को क्या आप लोग डिकोड कर पा रहे हो? इस ग्राफ को क्या आप लोग डिकोड कर पा रहे हो कि मैंने ये कैसे बना दिया? देखो मैं सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रही हूँ, इस एक्सिस पे बढ़ा रही हूँ, तो एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ रही है। लेकिन Yes, ma'am. पॉइंट ऐसा आया जिंदगी में, किसकी जिंदगी में? आपकी और मेरी नहीं, एंजाइम की। एंजाइम की जिंदगी में पॉइंट ऐसा आया कि उसकी एक्टिविटी क्या होती चली गई? बढ़ती चली गई। बढ़ रही है। एंजाइम की एक्टिविटी कौन बोल रहा है बढ़ती चली गई? बढ़ती दिख रही है? किसको दिखी बढ़ती? रुक गई। रुकती दिख रही है? किसको रुकती दिख गई? कमाल कर दिया लड़कियों तुमने। ये एंजाइम की एक्टिविटी, ये है एंजाइम की एक्टिविटी। ये नहीं 8.2 इक्वल हो गई है। इक्वल होगी। साफिया के अलावा बाकियों की बुद्धि कहाँ गई है लड़कियों? ये मैं ड्रॉ करे जा रही हूँ पागलों की तरह तुम्हें समझाने के लिए। कहाँ गई तुम्हारी बुद्धि? बेटा ये एंजाइम की एक्टिविटी है, मान लो 5, सबस्ट्रेट की 4 कॉन्सेंट्रेशन में, मान लो ये नंबर है 4। जब सबस्ट्रेट 4 मोलर सबस्ट्रेट हुआ मेरे पास, मैं मोलर में ले ली कंसेंट्रेशन, ठीक है। इस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे एंजाइम की एक्टिविटी 5 हो गई। अब इसके बाद तुम सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन 6 कर लो, तुम 7 कर लो, तुम 10 कर लो, तुम कितनी ही कर लो सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन, एंजाइम की एक्टिविटी तो 5 ही रहनी है। देखो यस मैम। तो क्या बोलोगे? एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है, घट रही है, बंद हो गई? कौन सा शब्द का इस्तेमाल करोगे जब कोई चीज एक सी रहती है? एक टाइम पे इक्वल आ गई एंजाइम की। इसको क्या बोलते हैं अपनी फिजिक्स की भाषा में? कांस्टेंट हो गई मैम, कांस्टेंट हो कांस्टेंट। गई। लड़कियों क्या गजब। तो फिर पहले क्यों नहीं बोली? क्यों मैडम का दिल फ्री करने पे तुम तुली हुई हो? हाँ जी, समझ में आया इतना? यस मैम। यस अब मैम। ये जो मैक्सिमम एक्टिविटी, अब इतना भी समझ रहे होंगे कि ये वाली जो एक्टिविटी है, हाँ जी पायल, अब इतना भी समझ रहे होंगे कि ये जो एक्टिविटी है, ये वाली एंजाइम की जो एक्टिविटी है ये मैक्सिमम है। इससे ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी जा ही नहीं पा रही। 6, 7, 10 छू रहे हैं क्या? ये नहीं छू पा रहे। इस वाली कंसंट्रेशन पर एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई? मैक्सिमम। मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी जहां हो जाए, जहां मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी हो जाए बेटा, उसको क्या बोलते हैं? वी मैक्स। ये क्या है? ये क्या है? वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी। वेरी गुड। हु सेड? साफिया या मैम शानुमा? शानुमा। शानुमा ने कहा। वेरी नाइस शानुमा। ये क्या है बेटा? मैक्सिमम वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के बाद मैम ये फिक्स है। हाँ जी भावना जाइए। मैम ये फिक्स है 5। हाँ जी, नहीं, ये तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। ये तो मैंने ओके मैम। ये तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया बेटा मैंने। अरे इस पे मत जाना तुम, वर्ड्स पे चले गए यार। ये किसी ने Okay, फिक्स तो ma'am. नहीं समझ लिया? हाँ बेटा फिक्स नहीं है ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। ये वी मैक्स है बेटा, ठीक है ना। मैक्सिमम वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये मैक्सिमम वेलोसिटी एंजाइम की। अच्छा अगर तुम ये समझ पा रहे हो कि ये एंजाइम की मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो तुम ये भी समझ पा रहे होंगे कि ये एंजाइम की मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ है। यस मैम। यस मैम। समझ पा रहे हो? ये एंजाइम की मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ है। अब देख लो ध्यान से सुनना, केएम करके तुम्हारे पेपर में 20 क्वेश्चन मिलेंगे, तुम प्रीवियस ईयर के उठाओगे तो केएम पे। आज केएम को ध्यान से समझ लेना। कुछ बच्चे तो केएम को एंजाइम एक्टिविटी समझते हैं। सबस्ट्रेट का वो कॉन्सेंट्रेशन, मेरी लाइन को बहुत ध्यान से सुनना, सबस्ट्रेट का वो कॉन्सेंट्रेशन जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी, सबस्ट्रेट का वो कॉन्सेंट्रेशन एक्स, सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी उसके मैक्सिमम की हाफ होती है। सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन यानी कि ये एक्स, जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी यानी कि ये वाली जो एक्टिविटीज है एंजाइम की, उसके मैक्सिमम का हाफ होती है। ये मैक्सिमम है और ये मैक्सिमम का हाफ है। सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन, वो वाला कंसंट्रेशन जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी उसके मैक्सिमम की हाफ होती है, सबस्ट्रेट के उस कंसंट्रेशन को, सबस्ट्रेट के उस कंसंट्रेशन को Km कहते हैं। Km यानी कि माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। क्या इतनी बात आपको समझ में आई?
Yes, ma'am. ये खेल नहीं चल रहा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक चल रहा है। एक क्वेश्चन दूंगी आप लोगों को, जिसने सोल्व कर दिया मुझे पता लग जाएगा कि उसको ये कॉन्सेप्ट फुल फंटास क्लियर हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का और आज की क्लास का लास्ट ये टॉपिक। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग substrate concentration? Option A Vmax, ध्यान से पढ़ना सवाल को। ऑप्शन बी Km, ऑप्शन सी Vmax का हाफ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। Ma'am, Vmax half. Vmax half. साफिया Km कह रही हैं, राशि, शाहनुमा, अंजलि Vmax का हाफ कह रही है। चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट अपना आंसर, फटाफट लिख दो, फटाफट लिख दो। सी नहीं, ABCD लिखो, ABCD लिखो। साफिया बी, मेधा सी, पायल Vmax का हाफ यानी कि सी, राशि सी, अंजलि ए, अनुपा डी, पायल सी, शानुमा सी। एक बार फिर से सोच लो। मुस्कान सी, वनिष्का सी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा यार, तुम्हारा सी में दिमाग कैसे लग रहा है? Vmax तुम्हारे हिसाब से नहीं बदल रहा, पर Vmax का हाफ बदल जा रहा है। चलो सी में मेरे को तो समझाना ही है, बट जस्ट आई एम ट्राइंग टू टेस्ट। निक्की ए, बी, मेधा बी, ठीक है। मेधा भी सी कर रही थी, अभी बी कर रही है। अनुपा मैम बी है। मैम सॉरी, Vmax है आई थिंक। कौन, किसने बोला? एक बार देखो ग्राफ और देख लो, एक बार ग्राफ और देख लो। मैं सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रही हूँ, इससे किस पे फर्क नहीं पड़ेगा? Vmax। Vmax पे फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही बात। इसका आंसर होगा डी। इनमें से किसी पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रही हूं तो Vmax पे क्या फर्क पड़ेगा? Vmax तो उतना ही रहेगा। ध्यान से देखना, एक बात देखो, यहाँ पे यहाँ एक बात बताओ, मैं सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रही हूँ, यहां से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे मेरे को मैक्सिमम वेलोसिटी मिल गई, इस सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे मेरे को मैक्सिमम वेलोसिटी मिल गई। मैंने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, Vmax पे क्या फर्क डाल लिया? Vmax पे क्या फर्क डालिए? अनुपा ने पहले सही जवाब दिया था, फिर अनुपा कंफ्यूज हो गई। क्या Vmax बदल रहा है सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से? आप सोचो ना, खुद ही देखो। मैम अगर Vmax नहीं बदल रहा, मान लो Vmax 5 है, हाइपोथेटिकली मान लो Vmax 5 है। अब एक बात मेरे को बताना, कुछ बच्चे कह रहे थे Vmax तो मैम नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो Vmax के हाफ के पीछे पड़ गए। एक बात बताओ, अगर 5 फिक्स है तो 5 का हाफ भी तो फिक्स होगा ना। अगर तुम कह रहे हो कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाने पे मैम Vmax नहीं बढ़ रहा, अगर यहां तक तुम समझ गए हो आसानी से, तो फिर इस बात में तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि जब Vmax नहीं बढ़ रहा तो Vmax का हाफ कैसे बढ़ेगा। जब Vmax का हाफ नहीं बढ़ रहा तो हमने क्या बोला, Km क्या है? Km सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन है जहां पे Vmax का हाफ हो गया, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी अपने मैक्सिमम की हाफ हो गई। मान लो मैंने सबस्ट्रेट पहले 1 मोलर लिया, फिर 2 मोलर लिया, फिर 3 मोलर लिया, फिर 4 मोलर लिया। लेट सपोज हाइपोथेटिकली 2 मोलर नहीं, मान लो हाइपोथेटिकली 3 मोलर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे मेरे को 2.5 मिल गया एंजाइम एक्टिविटी, जो कि Vmax का हाफ है। मान लो 3 मोलर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे मेरे को एंजाइम की जो एक्टिविटी है, जो E है, वो 2.5 मिल जाता है, ठीक है। अब मेरा सवाल था, मैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रही हूँ 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, मैं कितना ही कर लूं यार, 2.5 तो मेरे को 3 पे मिल गया ना। तो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन बढ़ाने से Km पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के कंसंट्रेशन बढ़ाने से फर्क किस पे पड़ता है? सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन बढ़ाने से फर्क किस पे पड़ रहा है? एंजाइम एक्टिविटी पे। एंजाइम एक्टिविटी को V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V पे फर्क पड़ रहा है, सिर्फ V पे, Vmax पे नहीं, Vmax हाफ पे भी नहीं,
वी पे फर्क पड़ रहा है, और वी पे भी कब तक फर्क पड़ रहा है? वी पे भी सैचुरेशन पॉइंट तक। कब तक फर्क पड़ रहा है? हाँ जी पूछिए। सैचुरेशन पॉइंट पे। वी मैक्स पर क्यों फर्क पड़ रहा है? वी मैक्स पे नहीं पड़ रहा, वी पर, सॉरी, वी मैक्स पर नहीं पड़ रहा, वी पर बोल रही हूं मैं। वेलोसिटी, रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। जब मेरे पास एक सबस्ट्रेट था तो एंजाइम एक ही प्रोडक्ट बना रहा था, तो उसकी एक्टिविटी कुछ E1 थी। फिर जब मैंने 2 सबस्ट्रेट लिए, यानी सबस्ट्रेट बढ़ा दिए, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, तो मेरे को एंजाइम से 2 प्रोडक्ट मिले। बस अब आंसर मत करो, अब समझो। तब मेरे को एंजाइम से 2 प्रोडक्ट मिले, एंजाइम की एक्टिविटी E2 हो गई, तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई ना। यस मैम। अब मैं 2 से 3 सबस्ट्रेट कर रही हूँ। 2 से 3 सबस्ट्रेट करने से मेरे को जो मेरा एंजाइम, जो मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी है, यहाँ पे मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी 2 प्रोडक्ट पे मेरे को मिल गया, उससे ऊपर नहीं मिलेगा कुछ भी। तो एंजाइम एक्टिविटी सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे बढ़ा तो है, लेकिन कहां तक? सैचुरेशन पॉइंट तक, जहां तक उसकी सारी एक्टिव साइट्स ब्लॉक नहीं हो जाती, वहां तक। हाँ जी, आंसर आपने सही किया या गलत किया, कुछ बच्चे अभी भी आंसर कर रहे हैं, वो मायने नहीं रखता क्लास में। क्लास में मायने रखता है समझ आना। अरे भाई सॉरी क्यों बोल रहे हैं अनुपा? सॉरी की कोई बात नहीं है, सॉरी तो है ही नहीं, आप सही दो या गलत दो, बिंदास। सॉरी उनको बोलना है जिन्होंने आंसर किया नहीं। अब आप मेरे को ये बता दो कि आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इट वॉज अ वेरी यस मैम। यस मैम, क्लियर। क्लियर, डन। अगर अच्छे से सब आ गया तो सब थम्स अप करके मुझे बता देंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यही एंड करेंगे। हमारा एंजाइम का सिर्फ एक छुटकू सा टॉपिक रह गया, एंजाइम के स्ट्रक्चर को हमें पढ़ना था, जैसा मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, है ना। थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम देखेंगे और एक फीडबैक मैकेनिज्म है एंजाइम का, वो 15 मिनट का हमारा टॉपिक रहता है। नेक्स्ट क्लास में हम सेल साइकिल स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ जी पूछिए साफिया। नो मैम, नो डाउट। ठीक है, ओके। अच्छा, पढ़ के जरूर आना यार, ठीक है ना। क्लास का जो मैंने पढ़ाया है वो पढ़ के जरूर आना।